हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओटी की। मे बी ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि एमओटी एक बड़ा टॉपिक, अगर आप देखोगे 2013, 2014, 2015 और 2014, 2015 और 2013 इस टाइम एमओटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे। और अभी दोबारा क्वेश्चन भी एमओटी के आ सकते हैं और बीच में भी आते रहे हैं क्वेश्चन। टॉपिक बहुत बड़ा है इसीलिए, और इसको आप समझेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे अपन, ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे, बट क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे। एनसीईआरटी सफिशिएंट है इसके लिए। दी किसने थी? हुंड एंड मुलिकन ने। पहला पॉइंट किसने दी थी? हुंड एंड मुलिकन। ठीक है, ये नाम याद रहेगा तो अच्छी बात है। उसके बाद में आपको पता है ये है मॉलिकुलर ऑर्बिटल। आपको नाम दिखा होगा, आपने जब ये जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो ऑर्बिटल पढ़े थे। ये होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एस ऑर्बिटल था, एक ही था, है ना। पी ऑर्बिटल थे, वो 3 थे। फिर डी आए, वो 5 आ गए। फिर एफ आए, वो 7 आ गए, है ना। तो ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल थे। एमओटी ऐसा बोलती है कि भाई जैसे भी कोई भी दो एटम है, जैसे कि सी और एन है ना, मिल करके सी एन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, या ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं मिल करके O2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे ना, ये वाले ऑर्बिटल्स, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये तो एटम है, कार्बन अलग एटम है, नाइट्रोजन अलग एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो अलग एटम है। तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और फॉर्म करेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होंगे वही सब अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब ये बोला जैसे कि कोई एटम है, जैसे कि अपन ऑक्सीजन ही मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s², 2s², 2p4, यही होता है। तब इसमें ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एस में भी हैं और पी में भी है, तो वेरियस टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल में है। वैसे ही जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके O2 बन जाएगा, तब यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह मॉलिकुलर ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो एटम में तो कैसे होंगे? वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल में एस पी इस टाइप के वेरियस टाइप के अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल बनेगा तो उसके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। सिग्मा 1s लिखते हैं, इसके नाम है, जैसे ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ये डिफरेंट टाइप के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको? द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन एटम प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एटम में जो अकेला ऑक्सीजन एटम था तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, उसमें इलेक्ट्रॉन थे कि नहीं थे? यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 4 थे। डिफरेंट टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूल थे। वैसे ही यहाँ पे अब मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसके नाम क्या होंगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s वगैरह उसमें होंगे। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन फॉर्म मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यही तो बात की मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट के एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी को अपन पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट बोला है कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, मतलब ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लगभग बराबर होगी, कंपेरेबल होगी। जैसे 5 और 6 कंपेरेबल है, लेकिन 5 और 50 कंपेरेबल नहीं है। ठीक है, तो कंपेरेबल एनर्जी मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट के साथ बोल दिया मैंने। ठीक है, तो कंपेरेबल मतलब ऑलमोस्ट इक्वल। तो कंपेरेबल को आप हाईलाइट कर लीजिए या फिर स्टार लगा लीजिए, जो भी कीजिए। कंपेरेबल एनर्जी वाले, प्रॉपर सिमेट्री वाले। ठीक है, प्रॉपर सिमेट्री का मतलब है एस का ऑर्बिटल एस के साथ में ही कंबाइन करेगा, पी वाला पी के साथ कंबाइन करेगा, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, while an electron is atomic orbitals is influenced by the two more nuclei depending upon the number of atom molecule, thus atomic orbitals is monocentric while molecular orbitals polycentric। एटम के बाहर पढ़ते हैं तब तो अकेला होता है तो मोनोसेंट्रिक होता है, लेकिन ये पॉलीसेंट्रिक भी तो हो सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के। ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल टू द, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जितने पहले एटॉमिक ऑर्बिटल थे ना, जैसे कि इसमें कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं? ये दो, एक एस का, फिर एक एस का, 2 और 3 पी के, कितने हुए टोटल? 2 और 3 5। तो अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल थे ना, तो 5 ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे।
ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा है। एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल्स टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे अपन लिख देंगे इन नंबर, मतलब संख्या में, नंबर में दोनों बराबर होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना कि बहुत सारे स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक आया नहीं है नीट में, बाकी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसीलिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने एनसीईआरटी की पॉइंट ले ली। क्या बोला है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही तो मॉलिकुलर बनेंगे, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। मॉलिकुलर, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। वो एक तो होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट में बीएमओ और एबीएमओ बोलते हैं। मैंने बीएमओ को नीचे लिखा है, एबीएमओ को ऊपर लिखा है। ऊपर लिखने का मतलब है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। कोई ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे उतने के उतने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बने हैं। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, एबीएमओ और बीएमओ। बस अगला क्लियर हुआ पॉइंट। अगला द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स यानी कि बीएमओ। और हाँ, ये तो मैंने यहीं बता दिया कि बीएमओ की एनर्जी कम होती है और एबीएमओ की एनर्जी एनर्जी ज़्यादा होती है और बीएमओ की एनर्जी कम होती है। किसके कंपैरिजन में, एबीएमओ के कंपैरिजन में, ठीक है। आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, एनर्जी किसकी ज़्यादा है, जिस पे भी स्टार लगा है ना उसका मतलब होता है स्टार वाले को, स्टार से लिखा है तो उसका मतलब है एबीएमओ है वो, तो एबीएमओ वाले की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इस एटम गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल्स द, ये कोई काम का खास नहीं है पॉइंट। द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स फील्ड अकॉर्डिंग द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो ऑफ बाउ का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉली का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या क्या फॉलो करते हैं, ऑफ बाउ का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, पॉली का फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक फॉलो करते हैं हुन्स लॉ। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना तो हुन्स लॉ, पॉली का एक्सक्लूसिव लॉ, मैं पॉली लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और किसका, ऑफ बाउ, पता नहीं कौन सा भाव है, कैसे नाम लिखा जा रहा है इसका, ऑफ बाउ। इन तीनों के रूल एटॉमिक ऑर्बिटल में कन्फिग्रेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखोगे तभी फॉलो होगा, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल लिखोगे ना तब भी फॉलो होगा। क्वेश्चन आएगा कि मतलब जो आपकी एमओटी हैं क्या वो हुन्स लॉ को फॉलो करती है, यस करती हैं। पॉली को फॉलो करती है, यस करती हैं। अप्पो को फॉलो करती है, यस फॉलो करती है। एक N+L रूल वाला होता है उसको भी फॉलो करती है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ये जो आपकी एमओटी हैं, अभी आगे पढ़न पढ़ेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करती हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया कि जो एंटी बॉन्डिंग, आपने क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके बाद में ये बना देंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, बनाएंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये एक मेथड से बनाते हैं, जैसे होता है ना कि भाई आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कोई मेथड हो सकता है उसका, शॉर्ट ट्रिक या फिर प्रॉपर मेथड, या खाना बनाने का भी कोई मेथड होता है, वैसे भी इसका भी एक मेथड होता है। उस मेथड का नाम है लाको, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नाम याद होना चाहिए, लाको, ठीक है। ओके, तो लाको का और बोला अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स। अब यहाँ पे आएगी वेव मैकेनिक्स। आपको पता है ये एक छोटी सी वेव है, ये एक बड़ी सी वेव है। अब आपने एक पढ़ा होगा इंटरफेरेंस, क्या फिनोमिना पढ़ा था, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस से एक नई वेव आती है, होता है ऐसा,
तो वहाँ यहाँ पर भी इंटरफेरेंस को फॉलो किया जाएगा। इसमें इंटरफेरेंस में आपको पता है एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट एनर्जी कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, कहीं पर तो एनर्जी मिनिमम, जब दो इक्वल एनर्जी की इक्वल एम्पलीट्यूड की अप्रॉक्स लगभग है ना, जब वेव मिक्स होती है तो कहीं पे एनर्जी मैक्सिमम और कहीं पे मिनिमम होती है, उसे इंटरफेरेंस बोलते हैं। डेफिनेशन से आपको कोई मतलब नहीं है केमिस्ट्री में, बट इंटरफेरेंस होता है और एक नई वेव जनरेट होती है। तो इससे अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे और एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा। ठीक है, अब इसको इंटरफेरेंस को समझाने के लिए केमिस्ट्री ने हेल्प ली है श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वेव, मतलब प्रोबेबिलिटी पे होती है, एम्पलीट्यूड वेव मानता है। ये बोलता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए था, एक था, इसने एनसीईआरटी ने क्या मान रखा है, तो साई ए और साई बी ही मान रखा है। चलो ठीक है, साई ए और साई बी माना है। जब ये इंटरफेरेंस करेंगे तो दो टाइप की वेव बन सकती है, एक तो मैक्सिमम और एक बन सकती है मिनिमम। देखो, अब अगर अपन उसको पढ़ते हैं वेव मोशन को, तो ये अगर प्लस वाला होता है, ठीक है, तो यहाँ बनता है BMO, याद रखना आपको BMO। माइनस वाला बनता है तब बनता है ABMO। नाम से बता रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो ये क्या है, बॉन्डिंग। माइनस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो ये है एंटी का मतलब भी तोड़ना होता है, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पता लग जाएगा। ओके, तो लाखों मैकेनिज्म से बनेगा, श्रोडिंगर की इक्वेशन से इसके सॉल्यूशन निकलेंगे और कैसे होगा आपको पता लग गया। ठीक है, इसने बता दिया कि दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर ये BMO बन रहा है मतलब सिग्मा, अगर सिग्मा स्टार बनाना है, मतलब मैंने बोला था ना ABMO को स्टार से शो करते हैं, तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हो गई। आपके पीछे ऐसी इक्वेशन लिख सकता है ऑप्शन में कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। साई सिग्मा इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, सिग्मा इक्वल टू साई ए इंटू साई बी, है ना। सिग्मा स्टार इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, सिग्मा इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अब कौन सी सही होगी, ऐसा क्वेश्चन तो कैसा भी बन सकता है। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, चूज करेक्ट। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इक्वेशन तो ये दो ही होती है, सिग्मा इक्वल टू साई ए प्लस साई बी वाला, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, सी और डी। आप कमेंट करके ज़रूर बताना इसका आंसर। ठीक है, चलो इतना बात आपको समझ में आ गया है। अब इसको है ना रिप्रेजेंट करते हैं। ये है ना एक मतलब मेथड है, आपको पता है दो टाइप के बनेंगे, एक तो सिग्मा और एक बनेगा सिग्मा स्टार, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब इसको सिग्मा वाले को नीचे लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इसको ऊपर लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में। तो ऐसे चार ऑप्शन भी बना के दे देगा आपको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और यहाँ कुछ भी लिख देगा। तो अब आपको यहाँ लिख देगा सिग्मा स्टार, यहाँ लिख देगा सिग्मा। आपको पता करना है कि ये सही है या गलत है। ये गलत है क्योंकि सिग्मा स्टार वाला क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ एनर्जी के बारे में बता रखी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है, तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। मैंने ऐसी एनसीईआरटी आपको ले ली सामने ताकि आपकी आंखों से निकल जाए एक बार। ठीक है, अब देखो ये बात पहले ही अपन बोल चुके हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं वो नियरली सेम एनर्जी के होने चाहिए, पहले ही बात कर चुके हैं अपन। ठीक है, और सिमेट्री के भी होने चाहिए, मतलब SS के साथ में PP के साथ में, ये भी बात पहले ऊपर कर चुके हैं अपन लोग। अब देखो मॉलिक्यूलर एक्सिस अपन किसी को भी मान सकते हैं, बट अपन Z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस मान के चलते हैं। ठीक है, मान तो किसी को भी सकते हैं। अब उसके बाद में आते हैं डिफरेंट टाइप के, इसको सिग्मा, पाई, डेल्टा वगैरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक डेल्टा है ना बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल के लिए होता है, जो अपन अभी यहाँ तक 12th लेवल, यानी कि अब 12th क्या, अब BSc भी कर लोगे ना तो डेल्टा पे नहीं पहुँचोगे। डेल्टा की बातें चलती है MSc वगैरह में। ठीक है, तो अपने काम की चीज़ है नहीं वो, तो अभी तो सिग्मा और पाई में ही पढ़ेंगे अपन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के टाइप क्या क्या होते हैं, सिग्मा,
पाई डेल्टा ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो ये लाइन है, पाई बॉन्डिंग एमओ हैज़ लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव एंड बिलो द लीनियर इंटरन्यूक्लियस एक्सिस, ठीक है। अब एक नोड वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो नोड की बातें कर लेते पहले अपन। वर्ड आ रहा है नोड। नोड का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं मिलता हो। नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हो। तो अपने को यही पूछेगा क्वेश्चन में, आकाश के मॉड्यूल के अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बोलता है सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, इनमें नोड कितने होंगे, तो इसमें 0 नोड। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p(x), पाई 2p(y), इनमें होता है एक नोड। और उसके बाद में पाई स्टार 2p(x), पाई स्टार 2p(y), इसमें होते हैं 2 नोड। ये टेबल याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नोड की बात है तो ओके। अब है ना 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आते हैं, ठीक है। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आते हैं जो आपको पता नहीं चाहिए। एमओटी जब पढ़ते हैं ना तो एमओटी में 2 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएंगे। एक तो होता है नाइट्रोजन तक, मतलब बेरिलियम, लिथियम, सोडियम सबके लिए, मतलब सॉरी, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक। और एक होगा नाइट्रोजन के बाद, एक होगा नाइट्रोजन के बाद, या फिर ऐसे बोल दो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उनके बाद वालों के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पहले जो आता है वो ये रहा, मैं लिख रहा हूँ अलग अलग, दोनों एकदम आपको डिट्टो याद होने चाहिए, एकदम रटे हुए। कन्फ्यूजन होता है इसमें बहुत बार, लेकिन आपको नहीं होता है। तो पहला वाला लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो सिग्मा 1s आएगा पहले, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिग्मा 1s। और उसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, सिग्मा स्टार 1s की। अब एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो समझ रहे हो। फिर आएगा सिग्मा 2s, उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। आगे बात समझ में। और उसके बाद में आएगा आपके पास में पाई 2p(x), इसके बराबर ही एनर्जी होती है पाई स्टार 2p, पाई 2p(y) की। दोनों की एनर्जी बराबर है, इसलिए मैंने बराबर का साइन लगाया, ऐसा बड़ा वाला साइन नहीं लगाया। इसके बाद वाले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका सिग्मा 2p(z), ठीक है, सिग्मा 2p(z). उसके बाद में आएगा पाई स्टार 2p(x), और पाई वालों की एनर्जी बराबर होती है, तो पाई स्टार 2p(y), ठीक है। और सिग्मा 2p(z) स्टार वाला, ये जो लिखा हुआ है ये वाला रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप बी वाला लिखोगे ऑक्सीजन वगैरह का, तो उसमें से क्या आएगा, यहाँ तक सेम चलेगा, यहाँ तक तो सेम चलेगा, ठीक है। और ये बस इन दोनों में गड़बड़ होगी, इतने से में जो मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, चलो हाईलाइट कर लेता हूँ ना, इतने से में गड़बड़ होगी, बस यहीं कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, पहले आएगा सिग्मा, यहाँ से शुरू करता हूँ, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये तो सेम आ गया, आ गया। उसके बाद सिग्मा 2p(z) भी आएगा, ये वाला सिग्मा 2p(z), इसमें सिग्मा 2p(z) बाद में आया था, इसमें पहले आ गया, आया सिग्मा 2p(z). सिग्मा 2p(z) के बाद आएगा पाई 2p(x), इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, पाई 2p(y), ठीक है।
उसके बाद में ये पीछे लिख देना, गड़बड़ हो गई है। और उसके बाद आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो बस इन दोनों में फर्क आया है, मतलब नाइट्रोजन में पाई पहले आया। ठीक है, नाइट्रोजन में पाई पहले आया और ऑक्सीजन वाले में सिग्मा पहले आता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाले में कौन पहले आता है? सिग्मा पहले आता है। तो आप ऐसे भी याद करते हैं कुछ लोग, इसको पाई, ठीक है, पाई सिग्मा है ना, और इसमें क्या है? सिग्मा पाई। ठीक है, ओके। कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि ये तो एक ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल हैं, तो 1 और 2 12, और ये हो गया 2, और ये हो जाएगा, सॉरी इसको लेना था, इसको जो हाईलाइट किया उसी को लेगा ना, 2 और ये 1, मतलब ये दो ऑर्बिटल, ये 1 ऑर्बिटल। इसमें क्या होगा? ये सिग्मा एक ऑर्बिटल है, ये दो, तो 21 12, 21 12 वाला आपको आसानी से याद हो जाएगा कि दो ऑर्बिटल को पहले लिखो और एक को बाद में लिखो। लफड़ा किस चीज़ का है? सिर्फ और सिर्फ BMO का है, इतना याद रख लो। किसका लफड़ा है? BMO का लफड़ा है, BMO का लफड़ा है, मतलब कि स्टार वालों को छेड़ना ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो आप पूरा, स्टार वालों को छेड़ना ही नहीं है, और सिर्फ दो पाई स्टार और सिग्मा इसका पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz का लफड़ा है, मतलब BMO का लफड़ा है। BMO तो है, ये स्टार वाले थोड़ी है, BMO का लफड़ा है। और 12 21 का मतलब है नाइट्रोजन से पहले, और ये 21 मतलब नाइट्रोजन के बाद। 21 12, ठीक है, 21 12 हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको एकदम डिटो याद होने चाहिए, डायरेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही पूछ लेते हैं। अब इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? एक तो निकाल सकते हैं इससे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में होता है NB माइनस NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया या नेगेटिव आ गया तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये लिखा है, ये सब यही पॉइंट लिखे हुए, ठीक है। लेकिन मैं तो एक ट्रिक बताऊंगा आपको, 2020 में क्वेश्चन आया था, नीट 2020 में, 4 8 और 20 इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 4 8 20 आ जाए, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन आएगा ना तब आपको समझ में आएगी बात। ये बात आप नोट लगा के स्टार बना के लिख दो। अगर एक तो ये पॉइंट तो थ्योरेटिकल पूछेगा, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर नेगेटिव हैं, 0 हैं, तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और एक और लिख दो कि भी अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 8 20 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। मेन तो यही है, क्वेश्चन इसी से होगा, 4 8 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या चीज़? 4 8 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, ये सब सारी बातें हो गई। इससे बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बता सकते हैं अपन लोग, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, मैग्नेटिक नेचर बता सकते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में अब अपन बात करेंगे हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन में 3 चीज़ें होती हैं, H2 होता है, H2 माइनस होता है और H2 प्लस होता है, ठीक है। इसमें कार्बन से पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सॉरी नाइट्रोजन से पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले वाला यूज़ करेंगे। इसके इलेक्ट्रॉनिक, इसके सबके निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, H2 की। हालांकि इसने सिर्फ H2 की बात की है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। H2 में का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? H2 में 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे, एक ए बोल दो, एक बी बोल दो उसको, तो होगा
टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s², सॉरी एक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है एक हाइड्रोजन में, तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा? सिग्मा 1s² बनेगा। बस यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो BMO मतलब बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? है ही नहीं, तो 0 लिख दो। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2/2 1। वैसे भी आपको पता है H2 की अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब बॉन्ड यही तो है बॉन्ड ऑर्डर, बीच में कितने बॉन्ड है, बस वही बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। हो गया, ये तो आसान था। अब ये बी वाला, ये जेई मेंस में बहुत आया अभी, ये क्वेश्चन जेई में बहुत आया हुआ है, तो अपने नीट में भी आ सकता है, ठीक है। H2- कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके? H2- के पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले इलेक्ट्रॉन थे इसमें भाई साहब करीब अप्रॉक्स काउंटिंग करें तो 2 इलेक्ट्रॉन थे पहले का, ठीक है। नेगेटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 3 इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा 1s, ये 1 में पहले क्यों लिख दे रहा हूँ यार, सिग्मा 1s², उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s1, 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 3। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कितना होगा? 1/2 BMO के इलेक्ट्रॉन NB माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2 - 1 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया। कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 0.5। चलो सी वाला लिखते हैं H2+। कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले? भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो गए? पॉजिटिव आया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा यार? सिग्मा 1s1। अब इसका यही होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक वो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1/2 NB माइनस NA अपॉन, तो कितना हो गया? 1/2 0.5 आ गया। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गया, ठीक है। देखो बॉन्ड ऑर्डर पूछेगा तो इसका 1 है, दोनों का इन दोनों का 0.5 है, ठीक है। पहली बात आई समझ में बात कि इनका 0.5 है, याद रहनी चाहिए, सीधे डायरेक्ट सीधी बात याद हो तो काम बने। ये आप NCERT में लिख दोगे चलेगा बात, पर ये बात याद होनी चाहिए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, इसका 0.5 होता है और इसका 1 होता है, इसका तो 1 होता है, हर किसी को याद ही रहता है। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूँ मैं आपको, किसका? स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका स्टेबिलिटी जो होती है ना वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो बराबर हैं, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? भाई साहब H2+ ज़्यादा स्टेबल होगा। आप बोलोगे क्यों? देखो अपन ने 2 टाइप के ऑर्बिटल्स बोले, एक BMO और एक ABMO। तो जब बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देखना पड़ेगा। जिसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है, और इसके एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये पॉइंट आप लिख लो भले कहीं पे, क्या लिखोगे? जिसके अगर बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ जाए तो वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके एंटी बॉन्डिंग में कम इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप एलन का मॉडल सॉल्व करोगे ना तो बिगनर बॉक्स में क्वेश्चन है जो इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हीलियम की बात करते हैं। ये अभी 2020 में आया है, 2021 में सॉरी। हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हीलियम के पास में, He2 की बात कर रहा है। तो पहले बात करते हैं He की, तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब कितने हो गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए तो 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², यही होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे 1/2। ABM में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इधर भी 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। यही बात 2021 की थी, यही बात पूछी थी उसने, ठीक है। तो हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे कैसे? बेरिलियम का निकालोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बेरिलियम में, एक बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ करते हैं चलो, ठीक है। बेरिलियम का करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेरिलियम के? Be2 में 4 और 8 हो गए,
ठीक है, सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1, मैं 1 पहले लिख दे रहा हूँ, अब गलत मत मान लीजिए प्लीज़, पता नहीं क्या आदत पड़ गई मेरी। सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s²। फॉर्मूला लगाओगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2, 4 - 4 0। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 4, 8 या फिर 20 आ जाए तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। ट्रिक काम कर रही है, ओके। ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये आया था पहले भी बहुत बार आए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं लिथियम की, Li2 की। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, 1s², सिग्मा 1s², ठीक है, फिर सिग्मा स्टार 1s² और सिग्मा 2s²। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, 1/2 बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन 2, मतलब स्टार वाले, बिना स्टार वाले माइनस स्टार वाले, तो 4 - 2 2, 2/2 1। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। देखो यहाँ पे भी पेयर हैं, यहाँ पे पेयर हैं, यहाँ पे भी पेयर हैं पेयर। अब इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अपन लिखते हैं, चलो। पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन सारे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा कैसा हो जाएगा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, Li2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, शुड बी डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक। एक इसने मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डाया होगा और अनपेयर्ड होंगे तो पैरा होगा, ठीक है। एक इसने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है जो अपने को याद रखना पड़ेगा, इसका एमओटी से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कि ये लिथियम में जो है वो एग्जिस्ट करता है, सही बात है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर बनाया। और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब ये वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये इसका एमओटी से कोई मतलब नहीं है, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, इसमें इसके बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आए थे, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात ही नहीं करेंगे, इसकी भी नहीं करेंगे। अब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। इसके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये कैसा हो गया? डायामैग्नेटिक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। तो ये तो हो गया डाया, और ये दोनों कैसे हो गए? पैरा। क्वेश्चन बन सकता है तो आप आंसर कर सकते हैं, ओके। एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है। C2 यहाँ क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। उस टाइम क्वेश्चन आया था। मैं आपको पहली बात तो रटा दूँ, मैं चीज़ें रटाने में विश्वास ज़्यादा करता हूँ, आपने देखा होगा। कुछ चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है वो डायरेक्ट रटी हुई हो तो अच्छी बात होती है। कि C2 एंड B2, आप अगर हैंडबुक देखोगे ना एलन का, आकाश का, उनमें डायरेक्ट पॉइंट बना के लिखा हुआ है C2 और B2 में ओनली पाई बॉन्ड होता है। कैसे होता अपन बात कर लेंगे, लेकिन ओनली पाई बॉन्ड होता है। C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और B2 में 1 पाई बॉन्ड होता है। याद रखोगे आप बात? C2 एंड B2 में ओनली पाई बॉन्ड होता है, C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, B2 में 1 पाई बॉन्ड होता है। बात भाई समझ में? पहले अपन C2 का समझते हैं, अब थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात भी समझेंगे अपन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन से पहले वाला, ये वाला लिखा है ना, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के लिए। तो इसमें अपने पहले पाई पहले आएगा, सिग्मा बाद में आएगा, ठीक है। पाई पहले आएगा। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक में 6 होते हैं ना, एक कार्बन में, तो 2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, सिग्मा, अरे यार 1 बार बार पहले आ रहा है, सिग्मा 1s²,
सिग्मा 2s स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर कितने हो गए 2 4 6 8, ठीक है। सिग्मा सॉरी अब आएगा पाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, 12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कंप्लीट। देखो अब मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो ये है AVMO, मतलब बॉन्ड बनाने वाला, ये बॉन्ड बिगाड़ने वाला। तो इसने जितना बॉन्ड बनाया उसने इसका उतना का उतना बॉन्ड बिगाड़ दिया, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। इसने जितना बॉन्ड बनाया उतना का उतना इसने बिगाड़ दिया, तो ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा। इन्होंने बॉन्ड बनाया, पाई स्टार वाले बिगाड़ेंगे, लेकिन वो तो है ही नहीं, तो यहाँ बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड सिर्फ किसकी वजह से बन रहा है, पाई की वजह से बन रहा है। और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल। 4 इलेक्ट्रॉन में कितने बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है 4 इलेक्ट्रॉन का। पढ़ के आए हैं, तो डबल बॉन्ड बना है, और वो किसकी वजह से बना है, सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, तो पाई बॉन्ड ही होगा। तो अब पढ़ दें, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते तो क्या होता, बस यहाँ 2 की जगह 1 आता कि नहीं आता, हाँ 10 इलेक्ट्रॉन तो करने होते। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल यही बचा, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में एक ही बॉन्ड बनेगा, एक ही पहला, और वो कौन सा, पाई। तो बोरॉन वाला भी मैंने यहाँ कर दिया आपका, ठीक है। आप खुद लिखोगे, वो आपका होमवर्क है। यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसा है, डायामैग्नेटिक है। पहली बात समझ में आ गई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल हैव इंडेड, और ये भी वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, C2 भी वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। ये बोलता है इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये लाइन डायरेक्ट उठ करके इनऑर्गेनिक में NCERT से ही आता सब कुछ आप, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट डबल बॉन्ड इन C2 कंसिस्ट बोथ पाई बॉन्ड, कि भाई डबल बॉन्ड है इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में। भाई डबल बॉन्ड में जब भी होता है तो अपन क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब अपन क्या पढ़ते हैं कि एक सिग्मा एक पाई, ऐसा ही तो पढ़ते हैं। बट यहाँ दोनों के दोनों पाई बॉन्ड है, यही बात एग्जाम में पूछी थी, एग्जिस्ट 2018 में या फिर 2019 में, आप चेक कर लो पेपर, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन को आपको कम डिटेल में पढ़ना है, अपन आगे पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। अब अपन आते हैं O2 के बारे में। अब O2 के बारे में भी अपने को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो O2 के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, O2 प्लस। अब है ना, इतना बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना एक मूर्खता हो जाती है, मूर्खता हो जाती है, ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि कभी पूछ लेगा आपको C2 के BMO में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है नीट ने। आप पेपर सेल करो 2008 के 2009 के, पूछता है C2 के, वो O2 के पूछा है एक बात अलग है, बट C2 का भी तो पूछ सकता है ना, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तब आप ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे ना, तभी तो आपको बात पता लगेगी। तो आप बोलोगे BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इलेक्ट्रॉन है। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब ऐसे पूछेगा C2 के BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे भाई एंटीबॉडी BMO में कितने हैं, 2 4 6 8। ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बातें सब आपसे पूछेगा वो, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना ही आना चाहिए, इससे आप बच नहीं सकते। अब अपन बात करते हैं एक ट्रिक की, और फिर उसके बाद में N2 वगैरह की बात करेंगे। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर काउंट कर लेना पहले। तो याद रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ जाए, 14 आ जाए, 14 आ जाए, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, वो होता है 3। अब उससे कम आ जाए तो 2.5, उससे कम आ जाए तो 2, उससे कम आ जाए तो 1.5, 0.5 से तो चेंज कर रहे हैं अपन, ठीक है। 10 आ जाए तो 10 आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 1। अब इससे कम पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, होते भी नहीं है ऐसे। 15 आ जाए, फिर से इधर भी आप बॉन्ड कम करते जाओगे, 15 आएगा तो भी 2.5, 16 आएगा तो 2, 17 आएगा तो 1.5, 18 आएगा
1 और 19 आएगा 0.5, इधर 9 आएगा तो 0.5, 8 आएगा तो 0। वैसे मैंने आपको ट्रिक नहीं लिखाई थी क्या, 4, 8, 20 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, 20 आएगा तो 0। तो ये आपके क्या हैं, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो और बॉन्ड ऑर्डर लिख दो, बस क्या करना है आपको, याद तो यही करना है ना। 14 का 3 होता है, फिर 0.5 से कम करते जाओ, बात खत्म। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर ये आ जाए 2 के मल्टीपल में तो होगा डाया, डाया डाया डाया, बाकी सब पैरा जो छोड़ दिए, डाया डाया डाया, इसका एग्जिस्ट तो नहीं करता बट लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये डाया नहीं है पैरा है, और ये भी डाया नहीं है पैरा है। ये टेबल आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक तो ये ट्रिक, दूसरी ट्रिक 4, 8 और 20 इलेक्ट्रॉन वाला एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, C2 एंड B2 में ओनली पाई बॉन्ड है। C2 में कितने, 2 पाई, B2 में कितने पाई, 1 पाई। आगे बात समझ में आपको, ये टेबल एकदम रटी हुई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रटे हुए, तो क्वेश्चन फटाफट होने लगते हैं। इस टेबल को अपन काम में लेते हैं। जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन करना है, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं, O2 -1, O2 -2, O2 +1, O2 +2, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा पहले मैं। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 दूनी 16, एक नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया 17, इसका 8 दूनी 16 और 2 नेगेटिव आ गए, 2 एक्स्ट्रा आ गए 18, इसमें एक चला गया, 16 में से एक कम हो गया 15, और इसमें 2 कम हो गए 16 में से 14। अब इनके बॉन्ड ऑर्डर इधर से देख के लिख दो, 16 वाले का कितना है 2, 17 वाले का कितना है 1.5, 18 वाले का कितना है 1, 15 वाले का कितना है 2.5, 14 वाले का कितना है 3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो। तो ऑक्सीजन वाला जो ऑक्सीजन के क्वेश्चन बनते हैं वो तो यही बनते हैं, बस यही बनते हैं ना, हो जाएगा ये सारा काम। तो आपके पास में ये सब चीज़ें आएगी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आया, इन सब के बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ठीक है, चलो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। फाइंड बॉन्ड ऑर्डर, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कर ले क्या, ठीक है 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक NO का निकालना है, मैं लिख जा रहा हूँ आप निकालते जाओ। NO+ का निकालना है, NO- का निकालना है, CN- का निकालना है, CN का निकालना है। ये 3 को लिख रहा हूँ बार बार, 4, 5, ऐसे तो कभी 20 होंगे नहीं, फिर 6 CN+ का, ये क्वेश्चन आए हुए ना इसीलिए मैं CN वगैरह ले रहा हूँ। NO+2 भी आया हुआ है, N2 -1, N2 +1, बस इतने बहुत है। ये आपका होमवर्क है, क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। कैसे करोगे, NO में कितने थे, इसमें 7 और इसमें 8, 7, 8, 15, 15 हो गए, 15 हुए, टेबल से देखोगे 15 का कितना है 2.5। अरे टेबल क्या टेबल देखना यार, सीधा खुद से है ना माइंड लगाओ। कैसे कि भाई 15 का 14 का 3 होता है, बाकी ऊपर जाओ नीचे जाओ 0.5 से कम करना है बस। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 15 थे उसमें से एक चला गया, 14 हो गया, 14 के बॉन्ड तो अपने को डायरेक्ट याद है 3, बस ऐसे ही तो याद रखना है, आसान है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। उसके बाद उसके अलावा एक क्वेश्चन इसमें ये भी बनता है, किन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। तो देखो
12 और 16 का इक्वल है, अलग पेन से करता हूँ। 12 और 16 का इक्वल होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये टेबल बना देना, उसको इस टाइप में क्वेश्चन निकालने मत बैठ देना, ठीक है। और 18 और 10 का इक्वल होता है बॉन्ड ऑर्डर, देख लो भाई। उसके अलावा पेन चेंज कर लेता हूँ, नहीं ये तो है ऑलरेडी। ये 11 और 17 का इक्वल होता है ना। 13 और 15 का इक्वल होता है बॉन्ड ऑर्डर। 9 और 19 का बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे ना। कल बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी पूरी खत्म हो चुकी है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ है ही नहीं, आपने देखा सब कुछ एनसीईआरटी से कवर होता है। तो अपन बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, एटलीस्ट 20-30 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।